और आप ऑफिस संभालिए या बीवी कैसी भी रहे, उसे आपको क्या, आपको तो सिर्फ काम से मतलब है ना। तो आपने मुझसे शादी ही क्योंकि अपने बिजनेस से ही शादी कर लेनी चाहिए थी आपको। यह सुनकर इस्माइल करता है और वन्या का फूला हुआ चेहरा अपनी तरफ लेते हुए उसके गालों को चूमकर बोला, अगर मैंने अपने बिजनेस से शादी की होती तो मुझे इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिलती, और फिर तुमसे रोमांस कैसे करता। यह वन्या यच्छित की तरफ अभी भी घूर रही थी। ये देख यच्छित बोला, वाफी मैं तो मजाक कर रहा था, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, हम आज बच्चों को लेकर अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। ये सुनकर वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। वह चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। उसने साड़ी चेंज करके एक ब्लू कलर की शॉर्ट फ्रॉक ड्रेस पहन ली जिसमें वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। यच्छित ने भी मिल्टीज चेंज करने एक लाइट ब्लू की टी शर्ट और नीचे वाइट पैंट पहन ली। इस कैजुअली लुक में वह बेहद हैंडसम लग रहा था। दोनों साथ में किसी कॉलेज बॉय और गर्लफ्रेंड की तरह लग रहे थे। बच्चों को लेकर दोनों कार में आ गए। ये चीत कार ड्राइव कर रहा था। वन्या पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। वेद और आस्था दोनों बैक सीट पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर में ही वे अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए। वहां पहुंचते ही वेद और आस्था दोनों बच्चे एक्साइटमेंट से उछल कूद मचाने लगे। यह देखकर वन्या दोनों को समझाते हुए बोली, बेटा आराम से, यहाँ पर कोई शैतानी नहीं हुई, ओके। दोनों ने मासूमियत में हाँ में सिर हिलाया, फिर झूले की तरफ दौड़ते लगे। वन्या उसके पीछे पीछे जाने लगी। यच्छित भी उसके पास ही आ गया था। वन्या ने दोनों को एक ट्रेन वाली राइड में बैठा दिया जिसमें और भी प्यारे प्यारे बच्चे बैठे थे। राइड राउंड शुरू होते ही वेद और आस्था यच्छित और वन्या की तरफ देखकर एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगी। उसने खुशी देखकर वन्या और यच्छित एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। इस राउंड के बाद दोनों साइकिलिंग वाले राउंड में गए। यच्छित ने दोनों बच्चों को सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ चढ़ा दिया। फिर दोनों बच्चे बारी बारी से बैठकर स्माइल करने लगे। नीचे वन्या दोनों का पेट वेट कर रही थी। थोड़ी देर तक दोनों ने इस राउंड का मजा लिया। फिर दोनों बच्चों ने आइसक्रीम खाने की जिद की। वन्या दोनों के लिए आइसक्रीम ले कर आई। दोनों आइसक्रीम खाने लगे। राइट आइसक्रीम दोनों के हाथों और मुंह में भी लगे थे, इसलिए खाने के बाद वन्या ने रुमाल से दोनों के हाथों और मुंह को साफ कर दिया। फिर चारों दूसरी राउंड्स की तरफ जाने लगे। बच्चे आपस में ही खेल रहे थे। वन्या खड़ी होकर बच्चों की निहारने में लगी हुई थी। तभी अक्षित उसके पास आकर उसे कमर से खींचकर उसकी तरफ लेता है। उसने इस एक्शन में वन्या शॉक रह जाती है। वह उसकी तरफ देखने लगती है। अक्षित अपनी आंखों में शरारत लिए बोलता है, जान मैं कब से देख रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने बच्चों पर है, थोड़ा रहम अपने इस गरीब पति पर भी तो करो। दो वन्या को उसके इरादे निक नहीं लग रहे थे, इसलिए वह यच्छित की तरफ घूरते हुए बोली, यच्छित सीरियसली आप नहीं
कहीं भी शुरू हो जाते हैं। कम से कम जगह तो देख लीजिए, ये हमारे बच्चे हैं। अगर वे अपने माँ पापा को ऐसे देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। यक्षित उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोला, यही कि हमारे माँ पापा कितने प्यार करते हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वेद और आस्था खिलखिलाते हुए आपस आ जाते हैं। इन्हें यहाँ एंजॉय करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। बच्चे भी बहुत थक गए थे। इसलिए वन्या और यक्षित ने घर जाने का डिसाइड किया। वन्या कार के पास आ ही रही थी कि तभी उसने किसी को देखा और उसके कदम वहीं थाम गए। वन्या यक्षित बच्चों को कार में बिठाने के बाद वन्या के पास आ गया तो देखा कि वन्या अपनी भावहीन आंखों से सामने एक शख्स को देख रही है। वह शख्स भी अपनी गिल्ट भरी आंखों से वन्या को देख रहा था। यक्षित ने पहचान लिया कि यह शख्स और कोई नहीं, वन्या के डैड हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे वन्या से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, पर वन्या ने खुद को संभालते हुए उससे मुंह मोड़ लिया और कार में आकर चुपचाप बैठ गई। आज अपने डैड को देखकर वन्या को अपनी पुराने ख्वाब याद आ गए। यक्षित भी ड्राइविंग सीट में आकर बैठ गया। इस समझ गया कि वन्या अपने पुराने जख्मों को दोहराने की बहुत कोशिश कर रही थी। वन्या का चेहरा पूरी तरह मुरझाया हुआ था। यक्षित समझ पा रहा था कि इस वक्त उसकी वाइफ ही कैसा महसूस कर रही होगी। यक्षित भी ड्राइविंग सीट में आकर बैठ गया और समझ गया कि वन्या अपने पुराने ख्वाब को दबाने की बहुत कोशिश कर रही है। वन्या का चेहरा पूरी तरह मासूमियत मुरझाया हुआ था। यक्षित समझ पा रहा था कि इस वक्त उसकी वाइफ कैसे महसूस कर रही होगी। अब आगे सिंघानिया मैंसन आते वक्त रास्ते में यक्षित और वन्या ने आस्था को उसके घर पर छोड़ दिया। उस वक्त आस्था और वेद दोनों बच्चे सो चुके थे, इसलिए यक्षित ने उसे गोद में लिए और आस्था के बेड की गोद में से दिया। आस्था के डैड के गोद में दे दिया। फिर वे सिंघानिया मैंसन के लिए निकल गए। घर पहुंचकर यक्षित ने वेद को अपनी गोद में लिए अपने सीढ़ी से होते हुए ऊपर जाने लगा। वन्या भी यक्षित के पीछे पीछे अपने कमरे की तरफ जाने लगी। यक्षित ने वेद को आहिस्ते से उसके बेड पर सुला दिया। उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर करते उसके माथे को झूमकर बाहर आ गया। वह आहिस्ते से आहिस्ते अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आकर उसने पाया कि वन्या क्लास डोर के सामने खड़ी सामने की तरफ देख रही है। यक्षित उसके करीब आया और आहिस्ते से उसे पीछे से हक कर लिया। यक्षित के हक करने से वन्या के रुकी हुई आंसू बहने लगी। वो यक्षित की पकड़ से छूटकर उसकी तरफ पलटती हुई उसे कसकर हक कर लेती है। यक्षित उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और उसके सिर पर आहिस्ते से किस कर लेता है। यक्षित को पहले कि पता था चल गया था कि वन्या को उसके इमोशनल सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। वन्या यक्षित को कसकर पकड़कर रोने लगती है। रोते रोते उसके आंसू सिसकियों से बदल जाता है। यक्षित लगातार रोते रोते उसके पीठ को रब करते हुए उसे चुप करा रहा था।
वन्या काफी देर तक यूं ही रोती रही। जब यक्षित को लगा कि वह थोड़ी शांत हुई है तो उसे लेकर वह बेड पर बैठा देता है बैठा बैठ जाता है। उसे ग्लास की पानी लेकर पानी पिलाता है। वन्या उसकी आंखों में देखती हुई उससे सीने पर अपना सिर रख कर उसकी कमर पर अपना हाथ लपेट देता है। वन्या उसके सीने पर अपना सिर टिकाए हुए ही बोला, यक्षित, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ हो? क्यों मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई? क्यों मेरे डैड ने मुझसे मुंह मोड़ लिया? आपको पता है, माँ के जाने के बाद मुझे जिंदगी जीने का कोई मतलब नजर ही नहीं आ रहा था। मैं भगवान से रोज यही पूछती थी कि क्यों उन्होंने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया। क्यों उन्हें उन छोटी सी मासूम बच्ची पर जरा भी रहम नहीं खा आया। अगर माँ को मुझसे दूर रहना ही था तो मुझे भी अपने पास बुला लेती। मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया? यक्षित उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए वो उसकी बातों को गौर से सुन रहा था। वन्या अपनी बातों जारी रखते हुए बोली, माँ के जाने के बाद धीरे धीरे मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मैं जीना ही भूल गई थी। मैं भूल गया थे कि खुशी रहना किसे कहते हैं। अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मैं इस बड़ी सी दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं था। वरना इतना कहते कहते फिर से रो पड़ी। यक्षित ने उसे खुद से चिपका लिया और उसे चुप कराते हुए बोला, वाइफ, तुम अब अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे पास भी। हम ये कहते हुए वह वन्या को ओठों को आहिस्ते से चूम लेता है और उसके आंसू पोंछने लगता है। वन्या अपनी भरी आंखों से यक्षित की तरफ देखती हुई बोली, वादा कीजिए कि आप मुझे कभी खुद से दूर नहीं के रखेंगे, ना मुझे छोड़कर जाएंगे। यक्षित उसकी आंख को पोंछते हुए उसके माथे को चूम कर बोला, तुम चाहोगी तब भी नहीं वाइफी। तुम फिर और सिर्फ मेरी हो। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सारी जिंदगी तुम्हें अपनी बाहों में समेट कर रखना चाहता हूँ। वन्या ने एक नजर अपनी भरी आंखों से यक्षित को देखा और उसके सीने में छिपकर उसे कसकर गले लग लेती है। यक्षित भी उसे कसकर थाम लेता है। दोनों थोड़ी देर तक यूं ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब यक्षित को वन्या की कोई हलचल महसूस नहीं होती तो वह उसे खुद से अलग करते देखता है। वन्या सो चुकी थी। ये देखकर यक्षित उसे बेड पर आहिस्ते से लेटा देता है और जैसे ही उसे दूर होने की कोशिश करता है, वन्या उसके शर्ट को पकड़ते हुए बोली, मुझे थोड़ी देर तक आपकी बाहों में सोना है। यह सुनकर यक्षित वहीं लेट जाता है। वन्या उसके पास आकर उसके सीने में छिप जाती है। यक्षित उसे अपनी बाहों में भरकर उसके पीठ को सहलाने लगता है। फिर आहिस्ते से उसके सिर पर किस करके बोला, आई लव यू वाइफी, आई लव यू सो मच। फिर अपनी आंख बंद करके अपना चेहरा वन्या के बालों में छिपा लेती है। दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। उसके इस रिश्ते की शुरुआत जबरदस्ती की शादी से हुई थी, क्योंकि वन्या उस वक्त यक्षित के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसे बस अपनी स्टेप माँ और डैड के टॉर्चर से बचने के लिए इस सिटी को छोड़कर कहीं दूर जाना था, पर यक्षित उसके इस सपने को तोड़ते हुए उसके जबरदस्ती शादी
कर लेता है। यच्छित की उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, उसे बस अपनी छोटी के लिए एक माँ चाहिए था और अवनी खुराना को नीचा दिखाना था, क्योंकि वह अपने आप को खास समझने की गलती जो कर बैठी थी। पर उसने भी कभी नहीं सोचा था कि जबरदस्ती में लिया उसका डिसीजन उसकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन बन जाएगा, जो उसे उसके प्यार से मिला देगा। उस रिश्ते को निभाते कब वे एक दूसरे के इतने करीब आकर एक दूसरे से प्यार करने लगे, उन्हें खुद भी इस बात का पता नहीं था, पर आज दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। यच्छित ने भी डिसाइड कर लिया था कि वह वन्या को उसकी जिंदगी की सारी खुशियां देगा जो वो डिजर्व करती है। उसे इतना प्यार देगा कि वह अपने सारे गम भुला जाएगी। अग्रवाल हाउस। वन्या के डैड मिस्टर जितेंद्र अपने कमरे में गुमसुम से बैठे थे। आज अपनी बेटी को देखकर उसके दिल में एक उम्मीद सी जाग गई थी। वे बहुत खुश थे कि उन्हें उसकी बेटी मिल गई, पर वन्या का भावहीन चेहरा और उसकी आंख में छिपा वो दर्द उसकी इस उम्मीद को भी तोड़ दिया गया। वो अपनी वन्या से मिलना चाहते थे, पर उनकी लापरवाही की वजह से ही वन्या की हालत ऐसी हो गई थी, और इसलिए वो चाहकर भी अपनी बेटी के पास नहीं जा पाया। वन्या ने भी उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया और चुपचाप उसने मुंह मोड़ कर चली गई। शायद जितेंद्र जी की इस लापरवाही की सजा उन्हें मिली थी। जीविका भी अपने कमरे में गुमसुम सी बैठकर अपनी वन्या दी को याद कर रही थी। उन्हें वन्या का आखिरी मैसेज मिला था, तुम मेरी चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना, मैं इस शहर से दूर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। उसके बाद उसे जीविका का कोई वन्या का कोई खबर ही नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। स्टोरी किस लिए कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय, धन्यवाद।